हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको हमारे इस चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1। इस एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक हमने 2 वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो इसी चैनल पे जाकर देख सकते हो। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 कंप्लीट करेंगे और ये एक्सरसाइज पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे और समझते हैं। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C। दूसरा है cos A इंटू cos C माइनस का sin A इंटू साइन C। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बता दे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो sin A इंटू कॉस C प्लस cos A इंटू साइन C। दूसरा cos A इंटू कॉस C माइनस sin A इंटू साइन C का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन देखने में हार्ड लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन को हल करते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कि त्रिभुज ABC में राइट एंगल जो है वो B है, मतलब जो ट्राइंगल ABC जो है ना ये वाला, उसमें जो समकोण है वो क्या है तो B है, मतलब जो 90 डिग्री का कोण है वो कौन है तो B है। यही क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। और आपको पता है कि जो B है वो B की राइट एंगल की सामने वाला जो साइड होता है वो क्या होता है तो हाइपोटेनस होता है। इतना आपको पता होगा। और ये तो क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन है राइट एंगल जो है इसमें वो B है, मतलब जो समकोण है वो कौन सा है तो वो एंगल B है जो समकोण है। क्या है तो जो एंगल B है वो समकोण है। यदि tan A इज इक्वल टू 1/√3 है तो आपको मान निकालना है। तो आप बताओ कि tan का रेशियो क्या होता है तो tan का रेशियो होता है P/B। और इससे ये पता चल जाएगा कि जो P की वैल्यू है वो 1 हो जाएगा और जो B की वैल्यू है वो √3 हो जाएगा। तो हमें यहाँ से ये पता चल जाते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है कि राइट एंगल्ड एट B, मतलब जो समकोण है वो कौन है वो B है। तो B के जो सामने वाला साइड होगा वो क्या हो जाएगा तो हाइपोटेनस, मतलब H हो जाएगा। और उसके बाद हमें बोला है कि tan A बराबर 1/√3 है। तो tan का रेशियो हमने निकाला P/B और P की जो वैल्यू है वो 1 है और जो B की वैल्यू है वो √3 है। तो यहाँ से हमें ये पता करना होगा कि P कौन सा है और B कौन सा है। तो आप एंगल को पता करो। एंगल को पता करते एंगल देखोगे तो एंगल A है, मतलब tan A है। और अगर हम A के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो यहाँ से देखो क्या होगा, इस A के अकॉर्डिंग, तो A के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा और जो पास वाला साइड होगा वो बेस हो जाएगा। मतलब ये है कि जो बेस है हमारे पास में √3 है और उसके बाद क्या है तो परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास में 1 है। तो यहाँ से पता करना होगा कि हाइपोटेनस का मान कितना होगा। तो हाइपोटेनस का मान निकालने के लिए हमने पिछले कई एक सवालों में हमने बाई पाइथागोरस का यूज करके हमने हाइपोटेनस, बेस, परपेंडिकुलर निकाला है। तो चलते हैं वही सवाल को हल करते हैं बाई पाइथागोरस। तो बाई पाइथागोरस के अकॉर्डिंग आपको ये पता करना है कि H की फॉर्मूला क्या होगा। तो H की फॉर्मूला जो होता है वो अंडर रूट का होता है P² प्लस का B²। और यहाँ से आपके पास में जो P की वैल्यू दी गई है वो 1 है, मतलब 1 का स्क्वायर कर दो। और जो B की वैल्यू दी गई है वो √3 है और √3 का स्क्वायर कर दो। ये 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा और ये दोनों को ऐड करोगे तो 4 होगा। और 4 जो होता है उसका स्क्वायर रूट 2 होता है। मतलब कि जो हाइपोटेनस है हमारे पास में हाइपोटेनस की वैल्यू 2 आ जाते हैं। अब हमें क्या कर लेना है कि हाइपोटेनस निकल गया, बेस निकल गया, परपेंडिकुलर निकल गया। तो हमें बस क्या करना है कि इसकी रेशियो लिखकर, इस सवाल की रेशियो को लिखकर हमें उसकी वैल्यू को ऐड कर देना है और सवाल हल हो जाएगा। तो चलते हैं इस पहले सवाल को हल करने के लिए अगले पेज को लेते हैं और अगले पेज पे हल करते हैं। अगले पेज पे ये हमारे पास पहले सवाल है। पहले सवाल है sin A इंटू कॉस C प्लस का cos A इंटू साइन C की मान निकालने हैं आपको। तो साइन और कॉस ये सब की आपको रेशियो पता होगा
तो सबसे पहले बताओ कि साइन की रेशियो क्या होता है। तो साइन की रेशियो होता है p अपॉन का h, उसके बाद इंटू है तो इंटू मतलब गुना है, और कॉस का रेशियो होता है b अपॉन का h, तो यहाँ पे लिख दो b अपॉन का h। उसके बाद है कॉस a का, तो फिर से कॉस की रेशियो लिखो, तो कॉस का रेशियो b अपॉन का h। उसके बाद साइन की रेशियो तो p अपॉन का h होता है। ये हमने सभी की रेशियो लिख लिया, और सबकी रेशियो के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे यहाँ पे कि सबकी वैल्यू को पता करेंगे और सबकी वैल्यू को इस पर पुट कर देंगे। तो आप बताओ कि साइन ए के अकॉर्डिंग आप पता करो कि परपेंडिकुलर कौन होगा और हाइपोटेनस कौन होगा। तो साइन ए मतलब यहाँ पे एंगल ए के अकॉर्डिंग पता करेंगे कि परपेंडिकुलर कौन है। तो यहाँ पे देखो कि साइन ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा, तो बेस हो जाएगा हमारे पास में √3, जिसका कोई काम नहीं यहाँ पे। और यहाँ पे देखो कि हाइपोटेनस कौन हो जाएगा, तो हाइपोटेनस 2 हो जाएगा। हमें चाहिए था साइन ए के अकॉर्डिंग p और h कौन होगा। तो साइन ए के अकॉर्डिंग p जो है वो p 1 हो जाएगा, और h क्या है तो 2 हो जाएगा। उसके बाद बताना है कॉस c, मतलब c के अकॉर्डिंग देखना है कि p कौन होगा और b कौन होगा। तो यहाँ पे चलते हम लोग कॉस c के अकॉर्डिंग देखते हैं कि p कौन होगा और b कौन होगा और h कौन होगा। तो कॉस c के अकॉर्डिंग देखोगे तो यहाँ पे कॉस c के अकॉर्डिंग p ये हो जाएगा, और जो b होगा वो ये होगा, और उसके बाद h तो ये हो जाएगा राइट एंगल के सामने वाला साइड। तो हमें चाहिए b कौन है और h कौन है। तो b यहाँ पे 1 हो जाएगा और h 2 हो जाएगा। मतलब कॉस c एंगल c के अकॉर्डिंग हमने देखा b मतलब बेस जो है 1 हुआ, और हाइपोटेनस कौन हुआ, तो हाइपोटेनस 2 हुआ। उसके पहले हमने देखा a के अकॉर्डिंग p कौन होगा, तो a के अकॉर्डिंग p 1 हुआ और h 2 हुआ। उसके बाद हमें पता करना है कॉस a। कॉस a का मतलब अकॉर्डिंग a के देखना है। तो हमें अकॉर्डिंग a के देखोगे यहाँ पे, तो जो यहाँ पे b होगा वो √3 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग a को देखोगे तो यहाँ पे जो बेस होगा वो बेस √3 हो जाएगा, और हाइपोटेनस 2 होगा। तो यहाँ पे लिखो अकॉर्डिंग a के तो बेस √3 है और हाइपोटेनस 2 है। उसके बाद आपको पता करना है साइन c, मतलब अकॉर्डिंग c के देखना है कि परपेंडिकुलर कौन होगा और हाइपोटेनस कौन होगा। तो अकॉर्डिंग c को देखेंगे तो परपेंडिकुलर √3 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे √3, और हाइपोटेनस 2 होता है, तो हाइपोटेनस लिखेंगे 2। यहाँ से देखो कि अकॉर्डिंग c के हमने देखा तो परपेंडिकुलर हमारे पास में √3 है, और हमने लिख दिया √3। उसके बाद हल करोगे इसका तो 1 × 1 करोगे तो ऊपर 1 आएगा, और नीचे 2 × 2 करोगे तो 4 आएगा। उसके बाद √3 और मल्टीप्लाई √3 करोगे, मतलब 2 √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये ओनली 3 आएगा बाहर, और उसके बाद नीचे करोगे 2 × 2 तो ये हो जाएगा 4। इसके बाद नीचे का एलसीएम लोगे, सेम है तो नीचे सेम हो जाएगा, और ऊपर भी सेम लिख दो। उसके बाद क्या होगा कि ऊपर जोड़ोगे 1 + 3 तो 4 होगा, और नीचे भी 4, और ये 4 और 4 कट जाएगा, तो आंसर जो आएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास में क्वेश्चन नंबर दूसरा था इसका, और उस दूसरा को हल करते हैं। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कॉस a × कॉस c माइनस का साइन a × साइन c। हमने इसका रेशियो लिख लिया है। कॉस का रेशियो b अपॉन का h होता है, और उसके बाद साइन का रेशियो p अपॉन का h होता है, हमने लिख लिया है। उसके बाद हमें ये करना है कि इस रेशियो की जो वैल्यू होता है उस वैल्यू को पुट कर देना यहाँ पे। तो सबसे पहले ये देखना है कि कॉस a है, मतलब a के अकॉर्डिंग देखना है कि b कौन है और h कौन है। तो हमने यहाँ पे देखो कि कॉस a के पूरा मान को यहाँ पे निकाल लिया। आपको अगर यहाँ पे दिख रहा होगा तो ये देखो कि कॉस a की जो वैल्यू है हमने निकाल लिया है, b अपॉन का h होता है। और उसके बाद हमें ये पता चल गया कि कॉस a की वैल्यू है जो √3 अपॉन का 2 होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे √3 अपॉन का 2, उसके बाद गुना लिख दो, और उसके बाद है कॉस c। तो कॉस c का भी वैल्यू देखोगे तो हमने यहाँ पे निकाल दिया है, 1 अपॉन का 2 होता है, तो यहाँ पे लिख दो 1 अपॉन का 2। उसके बाद माइनस से p अपॉन का h साइन a की वैल्यू है। तो साइन a की वैल्यू आपने यहाँ पे लिख रखा है, ये देखो, तो 1 अपॉन का 2 होता है, तो यहाँ पे लिख दो 1 अपॉन का 2। उसके बाद गुना है साइन c की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, तो साइन c की वैल्यू यहाँ से देख लो आप, तो √3 अपॉन का 2 होता है, तो यहाँ से लिख दो √3 अपॉन का 2 लिख दो। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद करना है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, √3 1 जा तो √3 होगा, और उसके बाद 2 2 जा तो 4 हो जाएगा। मतलब ये नीचे वाले 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो गया, माइनस से बीच में तो माइनस लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे करेंगे 1 × √3
तो हो जाएगा √3 और नीचे 2 × 2 करेंगे तो हो जाएगा 4। यहाँ भी देखो आपको क्या मिल गया कि √3/4 माइनस √3/4, एक प्लस का और एक माइनस का, ये पूरा कट जाएगा। जो आंसर आएगा कटकर वो 0 हो जाएगा, मतलब जो दूसरे का आंसर हो गया वो हो जाते हैं हमारे पास में 0 हो जाते हैं। ये पूरी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों को कंप्लीट हो जाते हैं। अब हल करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को। ये है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q PR + QR = 25 सेंटीमीटर एंड = 5 सेंटीमीटर डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ sin P, cos P एंड tan P। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बता दे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, जिसका कोण Q जो है वो समकोण है, मतलब ये राइट एंगल है, तो Q जो है यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद है PR + का QR का मान जो है 25 सेंटीमीटर है और PQ की मान जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो आपको sin P, cos P और tan P की मान ज्ञात करना है। बस क्वेश्चन यही कह रहा है। अगर आपके पास में हिंदी मीडियम की बुक है तो क्वेश्चन को और एक बार पढ़ लेना है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि राइट एंगल एट Q, मतलब जो समकोण है वो एंगल Q है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये P है और ये Q है और ये R है। यहाँ पे हमें दिया गया है कि जो PR है और QR है ये दोनों को ऐड करेंगे तो उसकी जो मान है वो 25 सेंटीमीटर है। मतलब कि यहाँ पे जो PR आपको दिख रहा है ये वाला साइड दिख रहा है और उसके बाद QR की जो साइड ये वाला दिख रहा है ये दोनों की ऐड करने पे हमारे पास में 25 सेंटीमीटर आते हैं। और अलग से दिया गया PQ की मान जो दिया गया आपके पास में वो 5 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं PQ की वैल्यू हमारे पास में 5 सेंटीमीटर है। हल करते हैं। ये सवाल थोड़ा सा अलग है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सवाल ये पूरी तरीके से समझ में आएगा। तो चलते हैं हल करते हैं इसको। हल लिखोगे यहाँ पे सॉल्यूशन और ये जो हमें दिया गया है PQ की वैल्यू वो दिया गया हमारे पास में 5 सेंटीमीटर और उसके बाद है हमारे पास में PR + का QR की जो दोनों की ऐड करने पे हमारे पास में 25 सेंटीमीटर आ रहे। तो अगर हमें PR की वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये 25 सेंटीमीटर लिखेंगे और ये जो प्लस में इधर है उसको इधर भेज देंगे तो ये माइनस का QR हो जाएगा। तो हमारे पास में यहाँ पे देखोगे कि PR की वैल्यू निकल कर आ जाते हैं। ये जो साइड है PR उसकी वैल्यू निकल कर आ जाते हैं 25 माइनस का QR आ जाते हैं। और ये जो साइड है वो राइट एंगल के सामने वाला साइड है, मतलब जो हाइपोटेनस की वैल्यू आ जाते हैं हमारे पास में वो आ जाते हैं 25 माइनस का QR आ जाते हैं। हमें ये पता करना है कि ये जो QR है उसकी वैल्यू क्या होगा। तो चलते हैं आगे। आपको यूज करना है बाय पाइथागोरस का फॉर्मूला और बाय पाइथागोरस के अनुसार हम लोग QR की वैल्यू को पता कर लेंगे। तो हमने लिख लिया बाय पाइथागोरस और बाय पाइथागोरस के अकॉर्डिंग आपको ये पता करना है। तो हमने पहले ही बताया कि अगर आपको H की फार्मूला निकालना है, मतलब हमें जो H की फार्मूला जो होगा वो PR साइड है, तो PR के स्क्वायर को निकालना है तो आपको लिखना होगा PQ का स्क्वायर प्लस में QR का स्क्वायर। अगर आपको ध्यान नहीं है तो हमने बताया था कि ये H साइड है और H की फार्मूला निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो अदर साइड होते हैं दो साइड उसको प्लस कर देते हैं। हमने यहाँ पर यही करा है। तो आप बताओ कि जो PR है उसकी मान कितना दिया गया है, मतलब PR मतलब H की जो मान दिया गया है वो हमारे पास में आया है 25 माइनस का QR और इस पे स्क्वायर लगा देना होगा। उसके बाद इक्वल है PQ, तो PQ की वैल्यू जो है आपके पास में 5 सेंटीमीटर दिया गया है तो 5 का स्क्वायर कर दो और उसके बाद QR की स्क्वायर है तो एज इट इज आप QR की स्क्वायर को लिख दो। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे एक आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा A माइनस का B का होल स्क्वायर दिख रहा होगा, A माइनस B का होल स्क्वायर दिख रहा होगा। तो आपको A माइनस B की होल स्क्वायर पे इसको तोड़ देना है। तो आप लिखोगे A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर माइनस का 2A और ये हो जाएगा B। उसके बाद आपको इक्वल में क्या लिखा है, तो 5 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और प्लस का QR का स्क्वायर है तो लिख दो QR का स्क्वायर। उसके बाद का हल हम लोग यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे 25 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, तो 25 का स्क्वायर 625 होता है। उसके बाद में आपके पास में ये जो है QR प्लस का लिखा हुआ है QR का स्क्वायर, तो ये लिख दो QR का स्क्वायर। माइनस का लिखा हुआ है 2 × का 25, तो आप गुना करोगे 2 × 25 तो माइनस का हो जाएगा 50
और साथ में ही क्यू आर, तो यहाँ पे लिख दो क्यू आर। इज इक्वल टू में लिखा हुआ है 25 प्लस का क्यू आर का स्क्वायर, तो लिख दो क्यू आर का स्क्वायर। ये देखो आप यहाँ पे कि जो क्यू आर का स्क्वायर है इधर प्लस का है और इधर भी प्लस का है, तो ये अगर इधर भेजेंगे क्यू आर का स्क्वायर तो वो माइनस में हो जाएगा और ये क्यू आर के स्क्वायर और क्यू आर के स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखो कि 625 जो है तो 625 को लिख दो। उसके बाद आप यहाँ पे ये जो 25 है इधर प्लस का, ये इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये जो है माइनस का 20, ये जो माइनस का 50 क्यू आर है वो इधर भेज दो तो ये हो जाएगा प्लस का 50 क्यू आर हो जाएगा। ये 625 में से 25 जाएगा तो आपके बन जाएंगे 600 और ये जो इधर है 50 क्यू आर, यहाँ पे जो 50 क्यू आर है वो 50 जो है वो क्यू आर के साथ में मल्टीप्लाई में है और ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में 50 और इक्वल में क्या बचेगा, तो इक्वल में बचेगा क्यू आर। और ये 50 से 10 और 5 से 12 टाइम में काटेंगे तो 60 हो जाएगा और जो आपके पास में क्यू आर की जो वैल्यू आया है वो हो जाते हैं आपके पास में 12 हो जाते हैं। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्यू आर की वैल्यू को 12 और ये 25 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो एच की जो वैल्यू हो जाएगा पूरा वो 13 हो जाएगा। तो हमारे पास में पी क्यू की वैल्यू 5 हो गया और पी आर की वैल्यू 13 हो गई और यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू 12 हो गया। और ये जो क्यू आर और प्लस में पी आर ये दोनों को जोड़कर 25 होता था, तो आप जोड़ लो, ये 13 हो गया और ये हो गया 12 और ये दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा 25। हमारे पास में सबकी वैल्यू निकल जाते हैं। अब हमें जो मान निकालना है वो साइन पी, कॉस पी और टेन पी की मान ज्ञात कर देने हैं। काफ़ी हल्का है, इसकी रेशियो लिखेंगे, रेशियो लिखकर इसकी वैल्यू को इस पर पुट कर देंगे। तो इस सवाल को एक बार और फिर से देख सकते हो आप। यहाँ पे हमें पी क्यू का मान दिया गया था 5 सेंटीमीटर, उसके बाद पी आर प्लस का क्यू आर की जो जोड़ था वो 25 सेंटीमीटर था। हमने पी आर की वैल्यू को यहाँ से फाइंड करा और पी आर की जो वैल्यू आया हमारे पास में वो 25 माइनस का क्यू आर आया। यहाँ से हमने पाइथागोरस का यूज करा और पाइथागोरस की यूज करके हमने फार्मूला लगाया और उस फार्मूला के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू को फाइंड कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे एंगल देखो, तो एंगल क्या है, तो सभी में P है और जो एंगल P के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डायरेक्ट पता कर लेंगे कि परपेंडिकुलर कौन होगा, हाइपोटेनस कौन है और बेस कौन होगा। तो एंगल P सभी में दिया गया और एंगल P के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारे पास में जो परपेंडिकुलर होगा वो हो जाएगा 12 और जो बेस होगा वो हो जाएगा 5। ये जो हमारे पास में 5 है वो बेस हो जाते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या कर देना है कि इसकी वैल्यू को पुट कर देना है। चलते हैं इसको हल करने के लिए अगले पेज पे। हमें पहला निकालना था साइन P। तो साइन P की जो आपके पास में साइन का रेशियो होता है वो होता है P अपॉन का H होता है। उसके बाद में आपके पास दूसरा जो निकालना था वो निकालना था कॉस P और जो कॉस का रेशियो होता है वो B अपॉन का H होता है। और जो थर्ड निकालना था आपको वो था tan P और tan का रेशियो जो होता है वो होता है P बाई का B होता है। तो आपको यहाँ पे हमने पीछे हल कर लिया था कि परपेंडिकुलर कौन है, हाइपोटेनस कौन है और बेस कौन है। तो ये हमारे पास में वैल्यू आया था बेस का 5 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर का 12 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस का 13 सेंटीमीटर। और यहाँ से इस जो वैल्यू है उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो साइन का रेशियो P अपॉन का H होता है, P की वैल्यू 12 है और H की वैल्यू 13 है। तो हमारे पास में साइन P का जो मान आया वो 12 अपॉन का 13 आ जाते हैं। उसके बाद में कॉस P की मान निकालना है तो होता है B अपॉन का H और B की वैल्यू यहाँ पे आप देखोगे तो ये है 5 और यहाँ से लिख दो 5 और H की वैल्यू हमारे पास में 13 है तो यहाँ पे लिख दो 13 और ये जो मान निकल कर आया है वो कॉस P का आता है। उसके बाद में हमें निकालना है tan P का। tan का रेशियो होता है P अपॉन का B और P की वैल्यू यहाँ पे देखोगे तो वो है 12, तो ऊपर लिख देंगे 12 और बेस की वैल्यू देखोगे तो यहाँ पे है 5 और ये हो जाएगा नीचे 5। हमारे पास में ये जो वैल्यू निकल कर आते हैं वो tan P का आते हैं और इस तरीके से हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 10 हो जाते हैं कंप्लीट। अब हम लोग हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। तो अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 और ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज की लास्ट क्वेश्चन है और ये भी है आपके पास में ट्रू एंड फॉल्स को पता करना। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। क्वेश्चन लिखा है स्टेट विदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई। हिंदी वाले बच्चों के लिए पढ़ दे तो लिखा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ
अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब इसमें ये पता करना है कि जो आपके पास दिया गया स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है। अगर सही है तो उसका कारण लिखो, या गलत है तो उसका कारण लिखो, और कारण के साथ आप इसको उत्तर की पुष्टि कीजिए। काफ़ी सिंपल से सवाल है, हल कर लेते हैं एक एक करके हम लोग। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे है वो कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। पहला सवाल है क्या कि लिखा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। मतलब हिंदी वाले बच्चों के लिए बता दे तो ये लिखा है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। 10a का मान सदैव, ऑलवेज मतलब हमेशा, सदैव 1 से कम होता है। ये क्वेश्चन पहला है। तो क्या ये सही है या गलत है, हमें ये पता करना है। तो आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन की जो क्लास करवाया था हमने, उस क्लास में आपने पढ़ा होगा ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल पढ़ा होगा, जिसमें आपको हर एक का पता करा होगा कि tan 0 डिग्री की मान कितना होगा, tan 30 की मान कितना होगा, tan 60 का मान कितना होगा। इस प्रकार से आपने उस टेबल में अध्ययन करा होगा। तो वहाँ से देखेंगे कि क्या सभी मान जो होता है 1 से कम होता है tan का, तो नहीं। अगर आपको ध्यान होगा तो tan 60 का मान होता है √3, और जो √3 की जो वैल्यू होता है वो 1 से अधिक होता है, मतलब 173 लगभग होता है। तो हमें ये कह रहा है कि tan का मान जो होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 से कम होता है। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है। तो हमने देखा कि जो tan की मान होता है वो हमेशा 1 से कम नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे तो tan 60 की जो मान होता है वो हमारे पास में √3 होता है, और जो √3 होता है उसकी वैल्यू लगभग 1.73 मतलब 1 से अधिक होता है। यहाँ पे बोल रहे हैं कम होता है, तो हमें जो ये सवाल है वो क्या हो जाता है, वो फॉल्स हो जाता है। मतलब ये कम बोल रहा है और होता है 1 से अधिक। आया समझ में? ये पहला सवाल था, हमें ट्रू और फॉल्स पता करना था। हमने पहला के आंसर निकाल लिया है, वो फॉल्स है। और रीजन क्या लिखोगे, तो कारण है tan 60 इज इक्वल टू √3 होता है, मतलब tan 60 का मान √3 होता है, और √3 जो होता है वो 1 से अधिक होता है। आया समझ में? इसके अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि सेक a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कहना है कि कोण a के किसी मान के लिए सेक a बराबर 12/5 होगा। ये सही है या गलत है? मतलब जो है कि कोण a के किसी भी मान के लिए, एंगल a के किसी भी मान के लिए सेक a इज इक्वल टू 12/5 होगा या नहीं होगा, हमें ये पता करना है। तो पता कैसे करना है कि सेक की रेशियो क्या होता है, तो सेक की रेशियो h का b होता है, और h का b होता है, तो क्या h की मान 12/5 होगा या नहीं होगा। तो ये जो क्वेश्चन है वो सही है, क्योंकि जो h की वैल्यू है वो b से अधिक है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट और पढ़ लेना यहाँ। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि जो सेक a है, यहाँ पे सेक a के लिए क्या हम इस रूप में 12/5 लिख सकते हैं। तो सेक का रेशियो होता है h/b, और h की वैल्यू 12 और b की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पे हम हाँ कह सकते हैं कि ये ट्रू होगा। ट्रू क्यों होगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है वो कहता है कि जो हाइपोटेनस होता है ऑलवेज ग्रेटर देन बेस या परपेंडिकुलर। जो हाइपोटेनस होगा आपको वो हमेशा बड़ा होता है बेस से या परपेंडिकुलर से। आप जितने भी सवाल को हल करे हो जाकर देख लेना, जितने में हाइपोटेनस आया है वो बेस या परपेंडिकुलर से अधिक आया होगा। तो यहाँ से ये लिख सकते हैं कि बेस की वैल्यू को कम और हाइपोटेनस की वैल्यू अगर अधिक लिखा है सेक ए के लिए तो वो मान ट्रू होगा। और हम इसी रीजन के तहत हम ये कह सकते हैं कि हाइपोटेनस ऑलवेज ग्रेटर देन बेस के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि सेक ए के लिए 12/5 लिख सकते हैं। और ये सवाल जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास में ट्रू। और ये हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कॉसकेंट ऑफ एंगल A। हिंदी वाले बच्चों के लिए बता दे तो हिंदी में कह रहा है कि cos A कोण A के कॉसकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ये आपको पता करना है कि सही या गलत। सवाल समझ में नहीं आ रहा है, मैं अपनी भाषा में समझाता हूँ सवाल को। सवाल ये है कि जो cos A है क्या वो कॉसकेंट का एक छोटा सा रूप लिखा हुआ है, ये सही या गलत है। तो इस सवाल को पढ़ने से पहले हम आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं। अगर उस कॉन्सेप्ट को आपको याद हो जाएगा तो ये सवाल आप खुद से बना दोगे।
तो चलते हैं उस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास में जो पहले साइन की नाम है ना वो अलग होता था, मतलब साइन का पूरा नाम हमारे पास में साइन इस तरीके से लिखा जाता था और उसका छोटा रूप इस तरीके से लिखा जाता है, आजकल साइन लिखा जाता है। ये जो कॉस आज देख रहे हो आप, तो कॉस का जो बड़ा नाम होता है वो कोसाइन होता है और उसका संक्षिप्त नाम कॉस लिखा जाता है। तो आप यहाँ से देख रहे हो वहाँ पे हमें लिखा था कॉसकेंट के लिए क्या कॉस एक संक्षिप्त रूप हो सकता है, तो वो गलत लिखा हुआ था। यह कॉसेक होता है जो कॉसकेंट का एक संक्षिप्त रूप होता है। हमें लिखा गया था सवाल में कॉस क्या कॉसकेंट का संक्षिप्त रूप हो सकता है, तो नहीं, कॉस एक कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है। टैन जो है वो किसका संक्षिप्त रूप है, तो वो टैंजेंट का है। कॉट जो है वो कॉटजेंट का है और जो सेक है वो सेककेंट का है और कॉसेक जो है कॉसेकेंट का है। इसका ये मतलब होता है कि जो पहले वाला नाम था ना, इसे पहले इस रूप में यूज किया जाता था और उसका एक छोटा सा रूप निकाला गया। उसका छोटा सा रूप मतलब ये देख लो फिर से कि साइन का छोटा सा रूप साइन होता है, कोसाइन का छोटा सा रूप कॉस होता है, टैंजेंट का छोटा रूप टैन होता है, कॉन्टेंजेंट का छोटा रूप कॉट होता है और सेकेंट का छोटा रूप सेक होता है और कॉसकेंट का छोटा रूप कॉसेक होता है। ये हमारे पास में ये कुछ कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ये याद हो जाता है तो ये थर्ड वाले सवाल आप खुद से कर लोगे। इसको हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। तो हिंदी में साइन को जया बोला जाता है, कोसाइन को कोजया बोला जाता है और टैंजेंट को स्पर्श जया और कॉन्टेंजेंट को स्पर्श जया और सेकेंट को व्युत को जया बोला जाता है और कॉसकेंट को बोला जाता है, कॉसेकेंट को व्युत जया बोला जाता है। मतलब इसकी हिंदी में आप पढ़ लो साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक को क्या कहा जाता है और इसकी साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक का पूरा नाम क्या होता है। तो हमने यहाँ पे ये पूरी कॉन्सेप्ट को समझा दिया। इसके बाद चलते हैं फिर से क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कॉस ए, क्या कॉस ए जो है वो कॉसकेंट का संक्षिप्त रूप है। तो क्या आप अभी पढ़े हो कि क्या कॉसकेंट का संक्षिप्त रूप है या कॉस कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। तो आपने देखा है कि जो कॉस है वो कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है, आप यहाँ से देख सकते हो। कॉसेक जो होता है वो होता है कॉसकेंट का संक्षिप्त रूप। तो ये जो सही है या गलत है आप ही बताओ। तो यहाँ पे ये जो सवाल है वो हो जाएगा ये जो सवाल है वो हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स क्यों होगा, तो आपको पूरा इसका आंसर देना है। तो आप लिखोगे कि कॉस ए इज द एब्रिविएशन ऑफ कोसाइन। मतलब जो कॉस ए है वो कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। इसी कारण ये सवाल जो होता है वो फॉल्स हो जाता है, क्योंकि ये सवाल में लिखा गया था कॉसकेंट का संक्षिप्त रूप है। ये क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो ये जो आपके पास में क्वेश्चन 4 है वो कह रहा है कि कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। मतलब हिंदी में बोले तो जो कॉट ए है वो कॉट और ए का गुणनफल होता है। क्या ये सही है या गलत है आपको बताना है। मतलब जो कॉट ए है ये पूरा वो क्या कॉट और ए का दोनों का गुणनफल होता है। तो नहीं, ये सवाल जो है वो फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स क्यों होगा, क्योंकि ये जो कॉट ए है वो एक अलग अलग नहीं है, ये एक ही होता है। मतलब ये जो है ना कॉट ए लिखा है वो अलग नहीं होता है, कॉट ए सिंगल एंटिटी होता है। तो आपको इसका रीजन लिख देना है कि कॉट ए इज अ सिंगल एंटिटी। हिंदी वाले बच्चों के लिए लिख लो यहाँ पे। तो हिंदी वाले बच्चों लिखोगे कि कॉट ए एक सिंगल इकाई होता है। मतलब इसे हम गुणनफल करके नहीं लिखते, ये अकेले होता है और इसको इसी रूप में लिखा जा सकता है। एक स्थान पे ठिट्ठा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसको साथ में लिखा जा सकता है। इसका कोई गुणनफल नहीं होता है। जब भी लिखेंगे तो कॉट को हम ऐसे नहीं लिखते, कॉट के साथ हम ए लिखें या ठिट्ठा लिखें या कुछ लिखें, ये सिंगल एंटिटी होता है, ये अलग से गुणनफल नहीं किया जाता। और ये जो सवाल है वो बोल रहा है कि कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। तो ये सवाल फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि कॉट प्रोडक्ट नहीं होता है कॉट एंड ए का, ये सिंगल एंटिटी होता है। मतलब ये एक ही साथ लिखा जाता है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे।
तो ये हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। मतलब हिंदी में बोले तो किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 होगा या नहीं होगा, ये आपको सही करना है। मतलब सही है या गलत है ये बताना है आपको। तो आप यहाँ पे देखो कि ये जो साइन थीटा जो लिखा है, साइन थीटा का रेशियो होता है P/H होता है, और P की वैल्यू यहाँ पे 4 लिखा है और H की वैल्यू 3 लिखा हुआ है। तो आपको हमने अभी बताया है कि हमेशा जो होता है हाइपोटेनस का मान ग्रेटर देन होता है किससे, परपेंडिकुलर या बेस से होता है। और यहाँ पे परपेंडिकुलर अधिक है और हाइपोटेनस कम है, तो क्या इस रूप में इसको लिखा जा सकता है? तो आप बोलोगे नहीं लिखा जा सकता है। तो ये जो सवाल है वो हो जाएगा फॉल्स। और आप बताओगे इसका रीज़न क्या होगा? तो आप यहाँ पे रीज़न देखो तो लिख सकते हो कि परपेंडिकुलर इज नॉट ग्रेटर देन हाइपोटेनस। मतलब जो है कि हाइपोटेनस से बड़ा परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है, मतलब ये जो है ये संभव नहीं है। तो आप लिख दो इसका रीज़न, इस रूप में लिख देना यहाँ तक, और उसके आगे लिख देना है कि इज नॉट पॉसिबल। मतलब यह संभव नहीं है कि हाइपोटेनस से बड़ा परपेंडिकुलर होगा। अगर ये ऐसा हो रहा है तो ये सवाल गलत है। हमेशा हाइपोटेनस ग्रेटर देन होगा परपेंडिकुलर या बेस से होगा। ये कॉन्सेप्ट को आप याद रखना, हमेशा होगा, ऐसा नहीं कि 1-2 बार होगा, ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए वर्क करेगा। तो ये हो जाते हैं हमारे पास में एक्सरसाइज 8.1 का 1 से लेकर 11 तक क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। और ये हमारे पास में वीडियो नंबर 3 था, और हमने 3 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक कंप्लीट कर लिया है। अब जो हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2 करेंगे, और एक्सरसाइज 2 को भी इसी तरीके से हम लोग हल कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 के साथ।